रशियन लिटरेचर जिससे हम साउथ एशियन, भारत में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में और ख़ास तौर पर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ उस ज़माने के, वो सभी दिलदादा होते थे। लेकिन बात सिर्फ हमारे कंट्रीज़ की नहीं कि हम ही दिलदादा होते थे। रशियन लिटरेचर वाकई ही अपनी असास में दुनिया के बेहतरीन लिटरेचर में समझा जाता था। आप नाम उठा लीजिए दोस्तोयेव्स्की का, आप नाम उठा लीजिए लियो टॉल्स्टॉय का, आप नाम उठा लीजिए एंटोन चेखोव का, आप नाम उठा लीजिए मैक्सिम गोर्की का। ये वो लोग हैं जो 1821 जैसे दोस्तोयेव्स्की में बॉर्न हुए 1821 में, लियो टॉल्स्टॉय 1828 में, चेखोव 1860 में, मैक्सिम गोर्की 1868 में। ये वो नाम हैं जो सिर्फ रशियन लिटरेचर के हवाले से या हमारे साथ उनकी क्या कनेक्टिविटी बनती थी उनके हवाले से ही इम्पोर्टेंट नहीं थे। पूरी दुनिया में लिटरेचर की जो फाउंडेशन थी ये उसके लोग थे। अब आप 18th सेंचुरी यानी 19th सेंचुरी, 1800s का जो समय है वो 19th सेंचुरी बनता है। इनफैक्ट उसको याद कीजिए, अगर आपको कोई इंग्लिश वर्ल्ड के कोई राइटर नज़र आते हैं या फ्रेंच नज़र आते हैं तो उंगलियों पे गिने जा सकते थे। ज़्यादातर वो जो राइटर्स थे, जैसे मुझे याद है जेन ऑस्टन या इस तरह के जो लोग थे राइटर, ये सब इंग्लिश लिटरेचर लिखने वाले, ये कोई फैंटेसी और इस तरह का लिटरेचर लिखा करते थे। लेकिन लियो टॉल्स्टॉय हो, चेखोव हो, मैक्सिम गोर्की हो, ये जो लिटरेचर लिखते थे ये आज का लिटरेचर होता था, रेवोल्यूशनरी, और जो प्रॉब्लम्स हैं माशरे के ये वो था। इनका लिटरेचर का स्टाइल ही मुख्तलिफ था। लियो टॉल्स्टॉय का नावल वॉर एंड पीस जब आता है, फिर एना करेनिना आता है, तो उसने उस वक्त दुनिया को हिला दिया। आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए, ये वो उनका लिटरेचर है जो समवेयर बिटवीन 1860 से 905 तक छपता है। चूँकि लियो टॉल्स्टॉय 1910 में तो फौत हो जाते हैं। नोबेल प्राइज़ शुरू होता है 1901 में, और नोबेल प्राइज़ में 2 बार इनकी नॉमिनेशन होती है लियो टॉल्स्टॉय की, और इनको नोबेल प्राइज़ नहीं मिलता। उस पर मुझे याद नहीं पड़ता, किसी ने कहा था कि अगर लियो टॉल्स्टॉय को नोबेल प्राइज़ मिल जाता तो नोबेल प्राइज़ की वैल्यू में इजाफा हो जाना था, यानी नोबेल प्राइज़ की कदर में इजाफा हो जाना था। क्योंकि अगर जैसा कि लियो टॉल्स्टॉय को नोबेल प्राइज़ नहीं मिला या मैक्सिम गोर्की को नोबेल प्राइज़ नहीं मिला, तो ये वो राइटर हैं जिनके नाम आज भी लिटरेचर के चाहने वालों की ज़ुबानों पर हैं, और बहुत सारे ऐसे नोबेल प्राइज़ विनर्स हैं जिनके नाम कोई जानता ही नहीं। तो वाकई अगर लियो टॉल्स्टॉय या मैक्सिम गोर्की को नोबेल प्राइज़ मिले होते तो नोबेल प्राइज़ की इज़्ज़त में इजाफा होना था। दोस्तोयेव्स्की जो 1881 में फौत हो जाते हैं, जाहिर है उनको तो नोबेल प्राइज़ नहीं मिल सकता था, इसलिए कि नोबेल प्राइज़ तो तब था ही नहीं। दोस्तोयेव्स्की का नावल क्राइम एंड पनिशमेंट और फिर उनका नावल द इडियट्स आज भी सिर्फ लिटरेचर की क्लासिक का हिस्सा नहीं है, लिटरेचर की जो मॉडर्न कंटेम्प्रेरी क्लासिक है उसमें भी इनको शामिल किया जाता है, आज तक पढ़े जाते हैं। व्यूअर्स, मैं आज वैसे किताब नगरी में बातचीत करूंगा आज के रशियन राइटर्स के हवाले से, क्योंकि मैं ये तलाश कर रहा था। मैं रशिया में रहा भी, उन रीजन्स में मैं तब भी ढूंढा करता था, तब भी कुछ मिले थे लोग मुझे वहाँ पे, तो मैं ये ढूंढा करता था कि इतने बड़े सिविलाइजेशन, यानी लिटरेचर की सिविलाइजेशन अपनी एक सिविलाइजेशन होती है, एक तो सिविलाइजेशन की सिविलाइजेशन होती है, एक आर्ट्स की अपनी एक हेरिटेज बन जाती है। उस हेरिटेज को कैसे कैरी किया जा रहा है रशिया में आगे, तो बहुत सारे नाम मैंने तब भी ढूंढे थे, अब भी वो हैं, उन पर मैं ज़रा आगे जाकर ज़्यादा बात करूँगा। लेकिन मैं थोड़ा सा रशियन लिटरेचर पे जब बात होगी तो लियो टॉल्स्टॉय, मैक्सिम गोर्की, दोस्तोयेव्स्की
और शेखोव का नाम कैसे नहीं आएगा। एक और नाम उसी ओल्ड क्लासिक में, रशियन लिटरेचर में, इवान बुनीन का था, जिनको नोबेल प्राइज़ मिला लिटरेचर का इन 1933। द विलेज एंड ड्राई वैली उनके दो बुक्स हैं। अब जो इवान बुनीन हैं अच्छे पॉपुलर हैं, लेकिन ये आप देखिए उनको नोबेल प्राइज़ मिलता है 1933 में, लेकिन वो इतने पॉपुलर नहीं हैं ना तब ना आज जितने ल्यू टॉल्स्टॉय, शेखोव, गोर्की, इस तरह के जो लेजेंडरी जीनियस राइटर्स जो हैं वो उसमें हैं। अब नोबेल प्राइज़ की बात छिड़ी तो नोबेल प्राइज़ 5 रशिया के राइटर्स को मिले। उसमें मैं ये समझता हूँ कि जैसे इवान बुनीन हैं या बोरिस पास्टरनैक हैं। बोरिस पास्टरनैक का एक नावल जो है वो आज भी एक शोरा आफाक नावल समझा जाता है, डॉक्टर ज़िवागो। डॉक्टर ज़िवागो का जो अपना कंट्रीब्यूशन है नावल की हिस्ट्री में, लिटरेचर की हिस्ट्री में, वो ना ख़त्म होने वाला है। फिर आगे हम आके देखते हैं कि 2 नोबेल प्राइज़ ऐसे थे जो ख़ास तौर पर कोल्ड वॉर के वो जो थे ना पस मंज़र में आते हैं, जो वेस्टर्न वर्ल्ड की सोवियत यूनियन के साथ कोल्ड वॉर थी। वो 2 राइटर मिखाइल शोलोखोव और अलेक्जेंडर सोलचेनस्टिन हैं। मैं इनका जो नाम है लास्ट वो अक्सर प्रोनाउंसिएट करने में दिक्कत होती है, हालांकि मैंने रशियन प्रोनाउंसिएशन भी सीखी, मगर मुश्किल नाम है। लेकिन बहरहाल मिखाइल शोलोखोव और अलेक्जेंडर दोनों ने बढ़िया काम भी किया, आवाज़ भी उठाई। सोवियत वो जो कम्युनिस्ट पार्टी की ब्रूटैलिटीज़ थी उनके ख़िलाफ़ भी ये लोग गए और बहुत बढ़िया इनका काम था। लेकिन एक और रशियन राइटर रिलेटिवली बाद के ज़मानों में आते हैं जो 1899 में पैदा हुए, 1977 में फौत हुए, व्लादिमीर नाबोकोव। बहुत ही कमाल का नावल लोलिता। ये एक ऐसा नावल है जो आज भी पढ़ा जाता है, बल्कि इस पे ईरान के एक राइटर ने किताब लिखी कि रीडिंग लोलिता इन तेहरान। उन्होंने ये कहा कि कितना मुश्किल है लोलिता को तेहरान में पढ़ना आज की मुल्लायत की इस रजीम के ज़माने में। तो अब मैं वो जो क्लासिक से ज़रा मॉडर्न क्लासिक की तरफ आ रहा हूँ, तो मिखाइल शोलोखोव से के बाद अब हम देखते हैं व्लादिमीर नाबोकोव का नावल लोलिता। एक और राइटर पोइट ज़्यादा उनके पोइट के तौर पर ज़्यादा जाने जाते हैं, जोसेफ ब्रैडस्की, जिनको नोबेल प्राइज़ 1987 में मिला। उनको भी वही वेस्टर्न वर्ल्ड और सोवियत यूनियन की कोल्ड वार के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है। अब मैं बहुत कंटेम्प्रेरी राइटर्स की तरफ आता हूँ जिन पे मैं असल में आज बात करना चाह रहा हूँ। कंटेम्प्रेरी राइटर्स में बेलोरशिया की एक राइटर हैं जो रूसी में लिखती हैं और सोवियत यूनियन का पुराने सोवियत यूनियन का हिस्सा थी। उनका एक मैं कहूँगा डायरीज़ पे लिखा हुआ एक नावल कह लीजिए, रिपोर्टाज, एक बहुत बढ़िया किताब मैंने पढ़ी। अभी उनको नोबेल प्राइज़ नहीं मिला था, उनको रिसेंटली नोबेल प्राइज़ मिला है, यानी 2015 में उनको नोबेल प्राइज़ मिला। उनका नाम है स्वितलाना अलेक्सीविच। उनकी किताब जो है, स्वितलाना की किताब, द अनवुमेनली फेस ऑफ वॉर है, पढ़ने के लायक है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो सोवियत आर्मी की जो औरतें थी लाखों की तादाद में जिन्होंने जंग में हिस्सा लिया, मैंने वो किताब पढ़ी। वो डायरीज़ की फॉर्म में है, ऑब्जर्वेशंस है। मैं हिल गया वो किताब पढ़ के। ये किताब द अनवुमेनली फेस ऑफ वॉर एक ऐसी किताब है जो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सोवियट्स की जो विमेन आर्मी थी, उन्होंने कैसे जर्मन के साथ मुकाबला किया, कैसे उन्होंने जंग लड़ी, कैसे उन्होंने अपने घर चलाए, कैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ साथ चलाईं। सोवियत यूनियन की जो एक सोवियत या एक कम्युनिस्ट जो स्ट्रक्चर था वो वाकई डिफरेंट था। वो ये चीन का तो बिल्कुल फ्रॉड और जाली लगता है मुझे उनके मुकाबले, बिल्कुल जाली और फ्रॉड है।
वो जैसे भी थे, मैं उनसे एग्री नहीं करता उनके स्टाइल से, लेकिन वो अपने निज़ाम के साथ पहले मुखलिस थे। बाद में फिर बहुत करप्शन आई, बहुत गड़बड़ हुई। तो स्वेतलाना अलेक्जेविच का ये जो डायरीज़ पर मबनी नावल है, द अनवुमनली फेस ऑफ वॉर, आप ज़रूर पढ़िए। 2015 का इनको नोबेल प्राइज़ मिला। नोबेल प्राइज़ में इनके और भी नावल्स और उनकी और भी जो हैं राइटिंग्स उनका है। बेसिकली स्वेतलाना जो हैं ये इनफैक्ट जर्नलिस्ट हैं, बेलोरसिया में हैं। बेलोरसिया रूस का या सोवियत यूनियन का एक इंटेग्रल पार्ट रहा, और उसमें उन्होंने वो जो अपनी डायरीज़ थी, जो जर्नलिस्टिक उनका एक अंदाज़ होता था, वो इतना लिटरेरी होता था कि उनको लिटरेचर का नोबेल प्राइज़ मिला। फिर मैंने जब दरियाफ्त करने शुरू किए बहुत सारे राइटर्स कंटेम्प्रेरी दुनिया में, वहाँ पे भी जब मैं रहता था, और अभी रिसेंटली कुछ और नाम सामने आए, तो वहाँ पे रहते हुए मुझे ये हैरत हुई कि बहुत सारी ख़वातीन जो हैं रशिया में, वो अब लिटरेचर की जो लेगेसी है, जो मर्दों की, जो रशियन मेल राइटर्स की लेगेसी थी, तब फीमेल राइटर्स कोई बड़े नाम नहीं थे उस ज़माने में, टॉल्स्टॉय के ज़माने में, मैक्सिम गोरकिन के ज़माने में। तो ये अब फीमेल राइटर्स जो कंटेम्प्रेरी रशिया है उसमें आ रही हैं। स्वेतलाना जैसे हैं, ये 1948 में पैदा होती हैं और अभी भी लिख रही हैं, भरपूर लिख रही हैं। तो इनका ये ना, इसी तरह एक और राइटर जो 1943 में रशिया में पैदा हुई, जिनकी बैकग्राउंड जो है रशियन ज्यूश है, बहुत ही कमाल की राइटर हैं, लुडमिला उलित्स्कावा। इनका एक नावल मेरी नज़र से गुजरा, द बिग ग्रीन टेंट। बहुत ही खूबसूरत शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं लुडमिला, और बहुत ही बढ़िया नावल लिखती हैं। ये अपना समय जो है, अपना वक्त ज़्यादातर अब इज़राइल में और रशिया दोनों में गुजारती हैं। दोनों मुल्कों के बीच अपनी ये स्टोरीज़ भी लिखती हैं, वो जो एक्सप्रेशंस हैं वो भी इनके सामने आते हैं। तो ये इनका जो नावल मैंने बहुत साल पहले पढ़ा, बहुत ही कमाल का था। और इसी तरह एक और राइटर हैं लुडमिला पेट्रोशेवेस्काया, जो 1938 में पैदा हुई और अभी भी लिख रही हैं, ड्रामे भी लिखती हैं। उनका एक नावल वो मैंने अभी नहीं पढ़ा, मैं पढ़ना चाहूँगा, लेकिन ये ऑलवेज़ मेरे रेडार में है। उनका नावल है द गर्ल फ्रॉम द मेट्रोपोल होटल, जिसमें वो ये बताती हैं कि एक फ़ैमिली जो मैंने देखा इंटरनेट पे, एक फ़ैमिली मेट्रोपोल होटल में रह रही है, उसकी एक लड़की की कहानी है। खैर ये नावल में जब मैं पढ़ूंगा तो मैं इस पर बात करूंगा। आज मैं दो नावल्स पर ख़ास तौर पर बात करूंगा। एक है ओल्गा स्लाविनकोवा का नावल, बहुत ही बढ़िया राइटर है। इनका नावल है द मैन हु कुड नॉट डाई, पढ़ने के लायक नावल है। ओल्गा स्लाविनकोवा जो हैं, ये जो अब का यानी वहाँ का जो ज़माना है, 1990 में सोवियत यूनियन कोलैप्स होता है और एक क्योस है वहाँ पे। और वो ज़माना है जब इत्तेफाक से मुझे वहाँ पे घूमने फिरने का मौका मिला। मैं उसी टाइम पीरियड में वहाँ पे आता जाता रहा। 1989 से 1998 तक मेरा एक्सपोजर रहा है। मैंने सोवियत यूनियन को गिरते हुए अपनी आंखों से एक तरह से देखा। बोरिस येल्सिन अलमाती कज़ाकिस्तान आए, उन्होंने रशियन में कहा कि फेडरेशना कौंसिलस यानी फेडरेशन आज से ख़त्म है। उस ज़माने में मैंने जब वो चीज़ें अपनी आंखों से देखी, तो नावल ये अभी कुछ साल पहले आया ओल्गा स्लाविनकोवा का, जिसमें वो सारी वो जो क्योस का ज़माना है, सोवियत यूनियन टूट रहा है, बहुत सारी स्टेट्स उसमें से निकल रही हैं, उस पर उन्होंने नावल लिखा द मैन हु कुड नॉट डाई। एक ऐसे फ़ौजी की कहानी जिसको पैरालिसिस हो जाता है, जिसको फालिज हो जाता है, और उसकी बीवी है, बेटी है, उसका दामाद है, और बेटी जो है एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम करती है। बीवी वही जो बाबुश्का, जो रशियन एक
रवायती अपने शौहर की अपनी पेंशन पे गुजारा करने वाली। और वो आदमी चाहता है मैं मर जाऊं, चूँकि वो बेचारा बहुत ही पैरालाइज्ड है, लेकिन वो मर भी नहीं सकता। ख़ुदकुशी करने के लिए भी हिम्मत चाहिए, एनर्जी चाहिए, वो भी उसके पास नहीं है। और वो उसकी बीवी जितनी उसकी मदद कर सकती है ज़िंदगी उसकी चलाने में, उतनी उसकी मदद करती है। उसकी बेटी जो कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करती है, और ऐसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो इलेक्शन कैंपेन को डील करती है, और वो फिर उस सारे का सारा क्योस सामने आता है। रशिया में सोवियत यूनियन के टूटने के बाद अब तक की जो सूरत हम जानते हैं कि रशिया इटसेल्फ में व्लादिमीर पुतिन है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे अनटिल अभी तक, तो 2036 तक वो बन गए हैं प्रेसिडेंट। वो रशियन प्राइड को भी वापस लाने की बात करते हैं। इंटरेस्टिंग मैन है, उनका एक अपना स्टाइल है, KGB के चीफ रहे, और वो दुनिया को बहुत समझते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। अभी जॉन बोल्टन की जो किताब अमेरिका में पब्लिश हुई, जॉन बोल्टन भी जिक्र करते हैं, कहते हैं हम प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ मीटिंग थी व्लादिमीर पुतिन की, तो कहने लगे उससे पहले हमारी मीटिंग थी, तो कहने लगे मैंने समझ लिया कि ट्रंप तो इतने जहाँ दीदा नहीं है, वो दुनिया को नहीं समझते, ना उनका पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल अफेयर्स पे इतना एक्सपोजर है, लेकिन वो कैसे बात करेंगे व्लादिमीर पुतिन से। तो ये वो ज़माना है, ये वो शख्स है व्लादिमीर पुतिन, और इसी के इर्द गिर्द और उसी ज़माने के इर्द गिर्द द मैन हु कुड नॉट डाई, ओल्गा स्लाविनकोवा का नावल है। ओल्गा स्लाविनकोवा ने बहुत सारे और भी नावल लिखे हैं। जो दूसरा नावल जिसको मैं आज आपके साथ ख़ास तौर पर इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ, उससे पहले मैं एक और रशियन राइटर का सिर्फ जिक्र करूँगा, इसमें बात हम बाद में करेंगे, किसी और शो में करेंगे। इनका नाम है मैरियम पेट्रोसियन। ये नेटफ्लिक्स पे इनका एक जो ब्लॉकबस्टर सीरीज़ है वो आप देख सकते हैं, द ग्रे हाउस। मैंने भी अभी नहीं देखा, सिर्फ मैंने झलकियाँ उसकी देखी है, मैं भी देखूंगा, आप भी देखिएगा। इनके बारे में बहुत चर्चा है रशियन मीडिया में, इंटरनेट पे, कि मैरियम पेट्रोसियन जिनका द ग्रे हाउस नेटफ्लिक्स पे है सीरीज़ उनके नावल का, वो देखा जाए। लेकिन जो नावल मैं ओल्गा स्लाविनकोवा के नावल के बाद आज फीचर नावल के तौर पर आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ, वो बड़ा ही मेरे दिल के करीब है। वो है दागिस्तान की एक रशियन राइटर एलिसा गेनिवा का नावल द माउंटेन एंड द वॉल। मुझे उस रीजन में ये जो कॉकेशियन कंट्रीज़ हैं कहना चाहिए, जाने का इत्तेफाक हुआ है। चेचनिया है, अंगोश्तिया है, दागिस्तान है। अच्छा, दागिस्तान भी बोलते हैं, दागिस्तान भी बोलते हैं। ये वो रियासतें हैं जहाँ पे एक सेपरेशन की, रशियन फेडरेशन से अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं। अब तक दुनिया के सामने चेचनिया की तो आज़ादी की तहरीक सामने आई। जब मैं वहाँ पे था तो चेचनिया में जो फाइट हो रही थी वो वही जैसे इस्लाम और एंटी इस्लाम की जंग बना देते हैं हम जो इस्लामिस्ट ग्रुप हैं, अनफॉर्चुनेटली वो असल में रशियन माफिया और चेचन माफिया की थी। चेचन माफिया बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बड़ा ही ख़तरनाक माफिया है। इनका बिज़नेस जो है वो रशिया में भी है, पूरे सेंट्रल एशिया में है। मैं बाय द वे, कहानियों की बात हो रही है किताब नगरी में, तो ये कहानी है, मैंने अपने नावल में जो मैं लिख रहा हूँ उसमें भी मैंने सेंट्रल एशिया का बहुत जिक्र किया। आने वाले दिनों में वो नावल छपेगा। उसमें मुझे एक किरदार मिला जो जीता जागता किरदार था, चेचन माफिया। अब मैं वहाँ नहीं रहता तो मैं बात खुल के कर सकता हूँ। मेरा एक रेस्टोरेंट होता था बिश्केक, किर्गिज़स्तान में, तो वहाँ भत्ता लेने के लिए माफिया के लोग आते थे। तो मुस्लिम नाम था उस शख्स का। तो वो आया मेरे पास, तो उसने मुझे रूसी में कहा, उसके साथ 3-4 आदमी, और आप यकीन कीजिए मैंने ज़िंदगी में किसी शख्स के इतने लंबे चौड़े हाथ नहीं देखे। मैंने जब हैंड शेक किया उस शख्स से, वो अपना नाम मुस्लिम बताता था और उसके माफिया का नाम भी मुस्लिम माफिया था। वो जब मैंने हैंड शेक किया तो मेरा हाथ, मुझे लगा कि वो उसका हाथ मेरे हाथ से 5 से 6 गुना बड़ा था। मैं आप से कोई मुबालगा नहीं कर रहा। और मैंने देखा मेरे से भी वो कद में बहुत ऊंचा था, बहुत ही, मैं भी मोटा हो चुका हूँ बहुत, वो मेरे से भी बहुत ज़्यादा मोटा था। और मुझे लगा कि मैं किसी शख्स से, किसी इंसान से हाथ नहीं मिला रहा, किसी जिन से हाथ मिला रहा हूँ।
फिर जब मैं चेचनिया, दागिस्तान और अंगोश्तिया वगैरह का एक मैंने टूर किया तो वहाँ पर ऑलमोस्ट इसी बिल्ड के लोग होते थे। तो एनी हाउ वो उसी रीजन से एक राइटर हैं जो रशियन राइटर हैं, रशियन फैमिली से ताल्लुक़ है, एलिज़ा गेनिवा का नावल द माउंटेन एंड द वॉल। इस नावल में वो जो इस्लामाइजेशन हो रही है उस कॉकेशियन रियासतों में, जहाँ पे ये एक लहर है कि हमने रूसियों को यहाँ से बाहर निकाल देना है और हमने अब इस्लाम ले आना है। अच्छा, ये वो लोग हैं जो, ये वो ट्राइब्स हैं कॉकेशियन साइड के, यानी अंगोश्तिया, दागिस्तान, जो इनफैक्ट मंगोल और कॉकेशियन जो उस पट्टी का नाम है और टर्किश, ये कोई मलहूबा है, इनकी मुख्तलिफ नस्लों से ये बने हुए लोग हैं, तातार और ये सारे का सारा। और अब वहाँ पे वो बुरके आ रहे हैं वापस, हिजाब तो बहुत छोटी चीज़ है, इस्लामाइजेशन बढ़ रही है, बम धमाके होते हैं। उस पे ये नावल लिखा है एलिज़ा गेनिवा ने कि किस तरह ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है सोसाइटी में, किस तरह वो कह रहे हैं कि हमने अब वॉल बनानी है, माउंटेन को अलग कर देना है रूस से। मगर रशिया अभी भी माइट है, चेचनिया को काबू कर लिया, दागिस्तान को भी काबू में किया हुआ है, पहाड़ों के खूबसूरत इलाके हैं। मेरा ज़्यादा वक्त जो है वो किर्गिज़स्तान, कज़ाकिस्तान तो और उज़्बेकिस्तान में ज़्यादा गुजरा। मैंने तुर्कमानिस्तान, आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान के भी सफ़र किए, लेकिन ज़्यादा किर्गिज़स्तान, उज़्बेकिस्तान और कज़ाकिस्तान के साथ रहा। वहाँ पर भी एक दो राइटर्स थे, जो एक बड़े मशहूर राइटर चंगेज़ आतमतौफ, एक और राइटर थे अकबर जिगीतौफ। ये वो लोग थे जिनसे मुझे मिलने का भी इत्तफ़ाक़ हुआ। मुझे याद पड़ता है ग़ालिबन चंगेज़ आतमतौफ तब किर्गिज़स्तान के एम्बेसडर थे स्विट्ज़रलैंड में। आई एम टॉकिंग अबाउट बैक मे बी 25 ईयर्स अगो की बात मैं बता रहा हूँ। ये वो लेनिन प्राइज़ जीतने वाले राइटर थे चंगेज़ आतमतौफ, की बड़ी धूमें थी पाकिस्तान में। ख़ास तौर पर वो जो सोवियत इनकलाब से मोहब्बत करने वाले लोग थे, वो सोवियत लिटरेचर आया करता था, इसमें इन सब की किताबें उर्दू में ट्रांसलेट होकर आया करती थी। मुझे यकीन है कि भारत में भी हिंदी में इनकी ट्रांसलेट की हुई तब किताबें आया करती थी। तो मुझे ख़ास तौर पर उस रीजन से दिलचस्पी थी। जब मुझे एलिज़ा गेनिवा का ये नावल मिला तो मैंने कहा कि आज की बहुत ही कंटेम्प्रेरी, जो बहुत ही ताज़ा तरीन सूरत हाल है, उसको इस राइटर ने बहुत ही उम्दा तरीके से बयान किया है। और वो सारी जो उस रीजन की टर्मिनोलॉजी हैं वो उन्होंने की, वो रशियन बैकग्राउंड की, रशियन फैमिली की हैं, वहाँ पे पैदा हुई तो ऑफ कोर्स वो दागिस्तानी है। तो वो नावल में मुझे बहुत ही ज़्यादा अपील किया। मैं चाहूँगा कि अगर आपको किंडल पे या इसकी हार्ड कॉपी अमेज़ॉन पे भारत में, पाकिस्तान में मिल सके तो ज़रूर मंगवाइए, ज़रूर इस नावल को पढ़िए। एलिज़ा गेनिवा का नावल जिसका नाम है द माउंटेन एंड द वॉल। आखिर में जब दागिस्तान की और कॉकेशियन रियासतों की बात हो रही है तो मैं एक नज़म ज़रूर पढ़ना चाहूँगा। बहुत ही हमारे उस ज़माने में जैसे होता है ना, एक लव अफेयर सा था इनके नाम से। ये ऐसे राइटर थे रसूल हमज़ा तौफ। इनकी नज़में ट्रांसलेट होके आती थी उर्दू में, मुझे यकीन है हिंदी में भी शायद होती होंगी, तो हम पढ़ा करते थे। कैसी कैसी नज़में होती थी। आज मैं उनकी एक आखिर में उनकी एक नज़म पढ़ूँगा जो हमारे दोस्त इब्रार अहमद ने तर्जमा की है। बंद करो डींगे मारना कि आदमी जो वक्त ही का दूसरा नाम है, कुछ भी नहीं तुम्हारे साई के सिवा, और ये कि उनका शिकवा दरअसल अक्स है तुम्हारा ही। ये आदमी ही हैं जो देते हैं अपने अहद को रोशनी अपनी अज़मत की, और हाँ, आदमी ही जगमगा देते हैं वक्त को अपनी शोहरत से। शुक्रगुज़ार रहो शायर, दानिश्वर और सूरमा के जो डालते रहते हैं नाम पर रूह और सोच का नूर। किसी भी अहद की दायमी जगमगाहट इंसानियत
ही के रोशन मीनारों से तुलू होती है। रसूल हमजा तौफ की इस नज़म के साथ ही मैं आज का किताब नगरी जो रशियन लिटरेचर के हवाले से था अपने इख्तिताम तक पहुँचाता हूँ। उम्मीद करूँगा कि किताब नगरी में हम तफसीली ज़िक्र और भी करें रशियन किताबों का। आज का किताब नगरी यहाँ तक ही देखने का शुक्रिया। किताबें जो पढ़ी जाती हैं मगर समझी नहीं जाती, किताबें जो लिखी जाती हैं मगर पढ़ी ही नहीं जाती, किताबें जो मकबूल होती हैं मगर कबूल नहीं होती, किताबें जो बेमिसाल होती हैं मगर मसाली नहीं बनती। किताब नगरी में किताबों का चर्चा हर हफ्ते लेकर आऊँगा आपके लिए, अपने लिए। किताब नगरी ताहिर गोरा के साथ।